सुप्रीम कोर्ट जेसीए नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, मुश्किल से 10-12 दिन रह गए हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने आपके लिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन फिल्टर आउट करें। आर्टिकल्स आप पढ़ ही रहे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास लगभग 448 आर्टिकल्स हैं, तो सारे तो आर्टिकल्स रिवाइज करना और याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको कैसे पता चलेंगे, जितने से ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हमने कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन विनय सर ने प्रोवाइड करे द्वारा क्वेश्चन है, जिसमें कुछ टॉप फिल्टर्ड क्वेश्चन है जो इसमें इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और मैं विनय कक्षा प्लेटफॉर्म पे आपका जीके का सेक्शन कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, साथ साथ जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आप खुद भी आप आंसर सॉल्व करते रहना और आंसर देते रहना, अपना स्कोर खुद चेक करते रहना कि आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। लेकिन सिर्फ आर्टिकल से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर में जीके भी है, पेपर में कंप्यूटर भी है, पेपर में इंग्लिश भी है। ठीक है, तो अभी भी 10-12 दिन है, रोज एक मॉक लगाओ, रोज अपनी करेक्शन करो, रोज उन करेक्शन पे काम करो, ताकि वो गलतियां आपके एग्जाम के दिन ना हो। बिकॉज एग्जाम के दिन अगर गलतियां होंगी तो आपकी रैंक भी जाएगी और आपका जेसीए की पोजीशन भी जाएगी। अभी जिससे रिलेटेड पहले अभी कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट जे, उसमें उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन जिन बच्चों ने मॉक दे के अपनी करेक्शन करी थी और उस गलतियों पे काम किया था। उन सबके फीडबैक रिव्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल जाके रियल टाइम पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें 7 फुल मॉक्स मिल रहे हैं आपको, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं, जीके के सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं, 3 कंप्यूटर के सेक्शनल मॉक है और 3 कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा है कि की है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। तो एंड टाइम पे विनय सर ने आपके लिए कोई 1000-1200 का प्राइस नहीं रखा है, सिर्फ 299 का प्राइस रखा है। जितना जल्दी हो सके अपने मॉक लगाना स्टार्ट करो, करेक्शन पे काम करना स्टार्ट करो। और हम विनय कक्षा प्लेटफॉर्म पे हम जैसे टीचर्स विनय सर, मैं, प्रिया मैम अवेलेबल है। जो भी डाउट्स होंगे, किसी भी तरह की क्वेरी होगी, आप किसी भी टाइम क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन कितने आर्टिकल। तो इसमें ऐसा क्यों मेंशन कर रखा है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारा जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे क्या थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आपके क्या थे, आर्टिकल्स थे। एंड और आपके स्केड्यूल कितने थे, आपके 8 स्केड्यूल थे। तो ये मार्कर, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, जो पहले था, और अभी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके कितने पार्ट्स है, उसमें आपके 25 पार्ट्स है, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 आपके स्केड्यूल हैं। पार्ट्स क्या होते हैं, जिन पार्ट्स में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है उन पार्ट्स में आपके कुछ कुछ सेक्शन वाइज आर्टिकल्स डिवाइडेड है। फंडामेंटल राइट किसी में, डीपीएसपी किसी में, प्रेसिडेंट किसी में, यूनियन के जो आर्टिकल्स है वो किसी में है, स्टेट के आर्टिकल किसी में है। तो ऐसे ऐसे पार्ट डिवाइडेड है और आपके टोटल आर्टिकल्स अभी 448 है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो बनाई गई थी, उसमें आपके टोटल 395 आर्टिकल थे। तो इससे आपको इसका करेक्ट आंसर पता चलता है, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन इन कौन से आर्टिकल में। देखिए, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसकी बात करता है कि पहले टाइम पे जो आपके माना जाता था, जो एससी और एसटी है, जो जो लोअर कास्ट है, उनको अछूत बोला जाता था कि हाँ भी उसको टच नहीं करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन अगर भेदभाव किया जाता है, वो हटाने के लिए, वो भेदभाव हटाने के लिए क्या लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा समानता लाई गई। तो समानता वर्ड आपकी किस में बात करेगी, इक्वालिटी में बात करिए। अगर आपने अपने फंडामेंटल राइट सारे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स में आपके सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। इक्वालिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं आपके, 14, 15, 16, 17 और 18। तो जो आपका 17 आर्टिकल है इसमें बोला गया है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा, किसी की कास्ट के बेसिस पे किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि वो अनटचेबल है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा होता है, सेकंड, आर्टिकल 17। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो आपका आर्टिकल 14 है, पहला ही आर्टिकल है इक्वालिटी का, जिसने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी है। उसके दो सब सेक्शन है, एक तो बात करता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ की और एक बात करता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि सारे के सारे लोग बिना उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ को देखते हुए लॉ के सामने, कानून के सामने सब क्या है, इक्वल है। हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मीनिंग हल्का से डिफरेंस हो जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका ये बोलता है कि सिमिलर
सरकमटांसेस और कंडीशन को देखा जाएगा उनको लॉ के अगेंस्ट पनिशमेंट देने से पहले, कि मान लो एक बच्चे ने मर्डर किया है, एक 5 साल के बच्चे ने मर्डर किया है या एक 25 साल के मैन ने मर्डर किया है, तो दोनों की कंडीशन को, सिमिलर सर्कमटांसेस को, मेंटालिटी स्टेट को देखते हुए उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, तो ये कौन से आर्टिकल में कवर है? ये आपके आर्टिकल 14 में कवर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करता है? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश टर्म है, अमेंडमेंट का मतलब किसी भी चीज में बदलाव लाना। तो पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है कि वो कोई भी आर्टिकल कभी भी चेंज कर सकता है, एग्जिस्टिंग जो आर्टिकल है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस ला सकता है, कोई भी नया आर्टिकल ऐड कर सकता है, और कोई भी एग्जिस्टिंग आर्टिकल को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। तो ये पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। और ये कौन सा आर्टिकल उसे देता है? आर्टिकल 368 देता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें थर्ड होता है। ठीक है, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है वो बहुत इजीली नहीं आती, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी, डिपेंड करता है किस तरह की अमेंडमेंट ला रहे हो। छोटा सा लॉ चेंज कर रहे हो या कोई बहुत बड़ी आर्टिकल में चेंज आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें आपका 3 तरह की मेजोरिटी आपको फॉलो करनी होती है, या तो सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी। किसी किसी में आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ सभी स्टेट का क्या चाहिए होता है? कंसेंट भी चाहिए होता है, हाँ भी चाहिए होती है। तो इसके बारे में बस आप इतना ही ध्यान रखिए और आर्टिकल अपना जरूर याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आगे आपको 2 अमेंडमेंट्स और भी पढ़ाऊंगी जो आपके अभी इन क्वेश्चंस में आएगी। तो अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश? तो पहले हमारे पास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों की अलग अलग कमीशन थी, अब ये एक कॉमन कर दी गई, कमीशन फॉर अ शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट आपकी किस में आई है? आर्टिकल 338 में है। के ये क्यों लाई गई थी? इसलिए लाई गई थी कि जो भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है, अपने सेफ गार्ड बनाता है, अपने नॉर्म्स बनाता है, क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सब कौन चेक रखेगा इसका? ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट चेक रखेगी, और ये हर टाइम टू टाइम क्या करती है? प्रेसिडेंट को इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करती रहती है कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ताकि जो भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिकली वीकर हैं या ठीक है, तो उनको अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए बनाए हैं, वो न्याय, वो इक्वालिटी, वो फ्रीडम उनको प्रॉपरली मिलनी चाहिए, डिपेंड इरिगार्डलेस कि आपकी जो शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो आर्टिकल 338 में मेंशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? हाँ, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि इक्वल जस्टिस देनी है और फ्री लीगल एड देनी है? तो बेसिकली यहाँ पे आप जितने भी आर्टिकल्स देख रहे हैं या आगे आपके किससे हैं, 35 के आगे हैं। 35 के आगे आपको पता होगा, हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, डीपीएसपी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो डीपीएसपी क्या है? बेसिकली गाइडलाइंस है, सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस है, इनके अगेंस्ट पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो स्टेट को बताती है, गाइड करती है, डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस का क्या मतलब है? कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, ये किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर उन पे कोई भी क्राइम लगता है या फिर, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है। न्याय लेने के लिए भी जाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, केस फाइल करनी है, तो वो लीगल प्रोसेस की एक तो नॉलेज नहीं होती है, प्लस ऊपर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सिर्फ और सिर्फ वो इकोनॉमिकल वीकर है, तो वो इससे वो वंचित नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए ये फ्री लीगल एंड इक्वल जस्टिस की बात किस आर्टिकल में करी गई है? ये आपके आर्टिकल 39A में करी गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कि विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन, इसको आरटीई भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, 86th अमेंडमेंट। आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कौन से ईयर में ये आया था। 2002 में ये अमेंडमेंट आई थी, कि जिसमें ये बोला गया था कि एजुकेशन क्या है, एक बेसिक राइट है हर एक इंडियन सिटीजन का। तो अब कंपलसरी एजुकेशन किसको फ्री प्रोवाइड करी गई आरटीई के अंडर? 6 to 14 ईयर ओल्ड जो बच्चा है, उसे फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड। और ये प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में ये भी बोलता है, इंसिस्ट करता है कि 25% आपको रिजर्वेशन देनी है किसको? ईडब्ल्यूएस को। और जो राइट टू एजुकेशन है वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू आया था, और ये हमारा बेसिक राइट है। ठीक है, बेसिक राइट माने कि अगर एक इंडियन सिटीजन अच्छे से जीना चाहता है, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, तो उसे एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो उसका किस में आ जाएगा? पर्सनल लाइफ, राइट टू प्राइवेसी में आ जाएगा। तो उसकी बात किस में हो रखी है? आपकी आर्टिकल 21A में हो रखी है।
ठीक है। और ये किसके थ्रू आया था? आरटी एक्ट आपका बना था 2009 में, और 2010 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था अप्रैल 1 से। 2009 में पास हुआ था, 2010 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट अंडर आर्टिकल 300A? तो देखिए, आपकी एक 44th अमेंडमेंट आई थी, ईयर आपको याद रखना है 1978, जिसमें ये बोला गया था कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था। ठीक है, फंडामेंटल राइट का पार्ट था कि हाँ भाई आपका अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब गवर्नमेंट को इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी वहां पे कंस्ट्रक्ट करना होता था, तो कोई भी यूनियन के अगेंस्ट केस कर दिया करते थे, उससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी गवर्नेंस में। तो ये आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के कहाँ पे डाल दिया गया? आपका आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया, जिसमें ये बोला कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, अगर आप गवर्नमेंट आपकी लैंड लेना भी चाहती है तो वो लीगल प्रोसेस को फॉलो करके लेगी, और जो भी बदले का कंपनसेशन होता है वो प्रॉपरली पे करा जाएगा। देन आपको, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लीगल प्रोसेस फॉलो करते हो, अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नेम पे कर सकते हैं। तो 44th अमेंडमेंट है 1978, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, 1978 आपका ईयर है, आपको ध्यान रखना है, और आपको करेक्ट आंसर मिल चुका है। आर्टिकल 300A याद रखना किसके साथ है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कौन सेपरेट करता है? कौन सा आर्टिकल सेपरेट करता है? देखिए, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं लिखा नहीं गया बट हम फॉलो करते क्या? सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ फंक्शन। सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ फंक्शन किन के बीच में हम फॉलो करते हैं? आपके एक तो है इंडिया के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो है आपके जुडिशरी, ठीक है, देन है आपका एग्जीक्यूटिव, देन है आपका लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो भी आपका कानून बना है, कि मान लो 2000 का फाइन लगेगा अगर जिसने मार्क्स नहीं लगाया, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुलिस वगैरह ध्यान रखती है जिसका, तो वो एग्जीक्यूटिव में आती है। लेजिस्लेचर जो आपके कानून बनाते हैं, जहाँ पे ये कानून बना होगा कि हाँ भाई 2000 का ही फाइन लगाना है पार्लियामेंट में। और जुडिशरी आपका चेक एंड बैलेंस का मेंटेन करके रखती है कि एक्चुअल में जो लॉ बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये तीनों अपना अपना जो काम करते हैं, उनके बीच में कोई किसी के इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता होती है वर्क में। तो किस आर्टिकल में इसकी बात करी गई है? आर्टिकल 50 में इसकी बात करी गई है कि स्टेट को एफर्ट डालना चाहिए, डीपीएसपी का पार्ट है, स्टेट को एफर्ट डालना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके वो जुडिशरी के मैटर को एग्जीक्यूटिव से क्या रखे? अलग रख सके, ताकि कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट, मनी बिल। जहां मनी बिल दिख जाए आपको 110 याद रखना है, आर्टिकल 110 आपका मनी बिल के ऊपर है। मनी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज एट लास्ट ये किसके ऊपर बात करता है? आपके इंडिया के जितनी भी टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट की कमाई होती है, वो सारा का सारा आपका किस में जाना है? गवर्नमेंट को कहाँ से कितना बोरो करना है, कितना नहीं करना, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, किसको कितना ग्रांट देना है, टैक्सेशन कितना, एडिशनल टैक्सेशन बढ़ाना है, घटाना है, क्या रेगुलेशन इसमें लानी है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पहले एक बिल पास पहले एक बिल पास होता है, वो लोकसभा को ही पावर है ये कि अपना मनी बिल वो पास कर सकता है, और राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा के पास वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है कि हाँ इसमें कुछ आपको चेंजेस लाने हैं, या कुछ एडिशन या कुछ रिमूवल आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो लोकसभा उसे अडॉप्ट कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता। और वो 14 डेज के अंदर राज्यसभा को अंदर रिस्पॉन्ड करना ही होगा। अगर उसने नहीं रिस्पॉन्ड करा तो ये माना जाता है कि वो बिल पास कर दिया लोकसभा ने, तो वो मनी बिल बन जाता है। और उसके बाद जो लॉ और जो कानून उसके अंदर मेंशन होगा, जो न्यू लॉ मेंशन होगा रिलेटेड टू मनी बिल, वो आपका एप्लीकेबल होना वहां से स्टार्ट हो जाएगा। Okay. Next, which of the following articles of the Constitution of India deals with the organization of agriculture and animal husbandry? Again ये एक डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी में आपको ये बोला गया है कि स्टेट को एफर्ट डालने चाहिए, स्टेट को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री है वो प्रॉपर प्रिजर्व रहे। अब एग्रीकल्चर में हमारे काउ और मिल्च एनिमल जो आपके होते हैं, जिनसे हमें मिल्क मिलता है, काउ, बफेलो और आपके गोट, तो उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए उनका स्लॉटर जितना ज्यादा हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आपके डीपीएससी में पार्ट हुई है। डीपीएससी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से आर्टिकल से 36 से 51 में आता है। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए कि 92 तो इसका पार्ट हो ही नहीं सकता, और 84 भी नहीं हो सकता। 29 आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो भी आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 48 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? हाँ, तो बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट के अंदर एक सेक्शन है रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड। रिलीजियस फ्रीडम में आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? 25, 26, 27 और 28। तो ये चारों कैटेगरी उसमें आती हैं। तो आंसर आपको मिल चुका होगा कि 28 इज द करेक्ट आंसर है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट ने जितने भी फंडेड कंप्लीटली उनके द्वारा जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी को भी राइट नहीं है कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाए, गीता पढ़ाई जाए, बाइबल पढ़ाई जाए या किसी भी रिलीजन को प्रमोट किया जाए। तो ये आपका आर्टिकल 28 में इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट is constitutional post है अंडर 76 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो देखिए ये जो 3 नाम आपको दिख रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल, ये नाम कभी इतना रेलेवेंट नहीं है, ना ही कभी सुने। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका है कौन? आपको अगर कोई लॉ प्रोसेस से गो थ्रू होना होता है तो आप किसकी एड और एडवाइस लेते हैं? लॉयर की एडवाइस लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन सा लॉयर रिप्रेजेंट करता है? उसके पोजीशन का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 76 इससे रिलेटेड। आपको ध्यान रखना है सारी ड्यूटीज इसकी क्या क्या होंगी, सारी पावर इसकी क्या क्या होंगी, कौन इसे अपॉइंट करेगा, ये सब कहाँ मेंशन है? आपके आर्टिकल 76 में मेंशन है। Which article of the Indian Constitution talks about abolition of title? abolition of title आ गया। abolition of title किसकी बात करता है? अगेन आपकी समानता की बात करता है। समानता की बात करता है तो आपका इक्वालिटी आ गया। इक्वालिटी के अंदर मैंने अभी बताया कि हमारे कौन कौन से आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18। 17 अभी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। 17 के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है आपको पता होना चाहिए। और टाइटल की बात किस में होती है? आपकी आर्टिकल 18 में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 18 है। और 18 बोलता क्या है? 18 टाइटल्स के बारे में ये बोलता है कि देखिए, आपके आगे अगर किसी पहले जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो किसी किसी को क्या बोला जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? ब्रिटिशर के टाइम पे उनको खान लगाया जाता था, ठीक है, खान। और दवान बोला जाता था, ठीक है। श्री वर्ड यूज करा जाता था, सर वर्ड यूज करा जाता था। तो ये सब वर्ड थे, उनको टाइटल्स दिए जाते थे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो तो बोला गया था किसी को भी ये टाइटल फॉलो नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप मिलिट्री में है तो आपके नाम के आगे कर्नल साउंड करता है, या अगर आपने पीएचडी करके पीएचडी डिग्री लिया तो आपको डॉक्टर नाम लगा था। सिर्फ एक्सेप्शन है मेडिकल फील्ड उसको छोड़ के। और ध्यान रखना कि आप अपने टाइटल को अवार्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि वो पद्मश्री है, वो पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, तो वो उसके अवार्ड्स है, वो उसकी अचीवमेंट है, वो उसके मेरिट है। तो वहाँ टाइटल्स और अवार्ड्स के बीच में कंफ्यूजन मत करना, वो अलग चीज है। ठीक है, और टाइटल्स आपको पता होने चाहिए, जो इस तरह के टाइटल्स है नवाब, दीवान, खान, सर, ये सब नहीं दिए जाएंगे एज पर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबोलिशन ऑफ टाइटल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर? ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 15। तो आर्टिकल 26 आपका है जो रिलीजन अफेयर, मैंने आपको बताया कि रिलीजियस से रिलेटेड जो भी मैटर है वो फंडामेंटल राइट्स में है, और वो आपके 25, 26, 27, 28 में है। तो जो रिलीजियस अफेयर, आपको बिल्कुल फ्रीडम है अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की। जो भी सेक्शन एक सोसाइटी, एक रिलीजियस का अगर कोई सेक्शन है, उसको बिल्कुल राइट है वो अपने उस रिलीजियस सेक्शन के नाम पे क्या ले सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड ले सकता है। ठीक, तो इसका आंसर आर्टिकल 26 है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। और क्या क्या चीजें वो अपने नाम पे ले सकता है? इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। तो ये सब राइट है एक अपने अपने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की, ये सब फ्रीडम्स है। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड या डिटेन। अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, या कस्टडी में रखा जाता है, उसको बोलते हैं डिटेन कर लिया गया, तो उसको क्या क्या बताया जाएगा, क्या क्या उसको फ्रीडम होनी चाहिए जानने के लिए या फिर आगे लीगल प्रोसेस फॉलो करने के लिए? सबसे पहले क्या क्या उसको दिया जाएगा? अगर वो किसी राइट टू कंसल्ट, अगर वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से, लॉयर से कंसल्ट करना चाहता है तो फ्रीडम दी जाएगी। और किस ग्राउंड पे उसको क्या करा गया, अरेस्ट करा गया, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ही वॉज अरेस्टेड, क्यों अरेस्ट करा गया, वो उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड किया जाएगा। तो राइट टू इन्फॉर्म्ड है। नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर उसे
वहां के जो जुरिस्डिक्शन में उसको अरेस्ट करा गया है वहां के मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा 24 घंटे के अंदर डिटेंशन में। अगर नहीं करा गया तो उसे डिटेन करने का कोई राइट नहीं है। ये सब फ्रीडम किसको दी गई है? वो पर्सन जिसे डिटेन कर लिया जाता है। ओके, तो ये कौन से आर्टिकल में इसकी बात हुई है? ये किस में बताया जाता है? ये मेरे जो मैं जिंदगी जी रही हूँ तो राइट टू लाइफ में कंसिडर किया जाता है। राइट टू लाइफ आपकी क्या है? आपके आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में आपकी राइट टू लाइफ आती है, लेकिन जो अलग से इसका एक आर्टिकल मेंशन करा गया था उसको किस पार्ट में डाला गया था? उन्होंने आर्टिकल 22 में डाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 और 21 के बीच में कंफ्यूज मौजूद है ना, बिकॉज स्टूडेंट उसके बीच में कंफ्यूजन कर देते हैं। Which of the following article of the Constitution of India declares that Supreme Court shall be a court of record? ऐसा कौन सा आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा क्या है? एक कोर्ट है रिकॉर्ड का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी केसेस लड़ता है, जो भी जजमेंट देता है, उसको पूरा हक है कि वो क्या कर सकता है? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकता है। और उस रिकॉर्ड का रेलेवेंस क्या होगा? उस रिकॉर्ड का रेलेवेंस क्या होगा? उस रिकॉर्ड का रेलेवेंस ये होगा कि जब भी ये केस से रिलेटेड जो जजमेंट ऑलरेडी पास कर चुका है उससे रिलेटेड सिमिलर कोई केस आता है तो वो लॉयर क्या कर सकता है? एज अ एविडेंट, एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे उसे दोबारा वहां पे पेश किया जा सकता है और उसकी पूरी 100% क्या होगी? वैलिडिटी होगी। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आपके सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129 में मेंशन है। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होता है? करेक्ट होता है, आर्टिकल 129। नेक्स्ट, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी आपकी कौन सी होती है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपके किस केस में लगाई जाती है? अगर कभी भी ऐसा लगता है कि भारत क्या है? इमरजेंसी फेस करे थ्रेट की सिचुएशन में। थ्रेट माने दूसरी कंट्री से क्या हो सकती है? वॉर हो सकती है, किसी तरह का एक्सटर्नल एग्रेशन फेस कर सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर से, फॉरेन कंट्री से एग्रेशन फेस कर सकता है, या इंटरनल इमरजेंसी हो सकती है। इंटरनल इमरजेंसी की इंडिया में ही कुछ सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने क्या कर रहे हैं? आर्म्ड रेबेलियन कर रहे हैं, उन्होंने वेपन्स उठा लिए हैं। जैसे नक्सलिज्म में हुआ था, खुद ही वो वेपन्स उठा के खुद ही अपनी गवर्नमेंट बना के, सरकार बना के खुद ही एक रीजन को रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। तो किस तरह की इमरजेंसी प्रेसिडेंट इसमें यहाँ पे इम्पोज कर सकता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, जहाँ पे आपके जो आपके राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, कहीं भी घूमने की, एसोसिएशन, यूनियन बनाने की, ग्रुप बनाने की, एक जगह खड़े होने की, 4-5 लोगों के खड़े होने की, ग्रुप बनाने की, वो सब आपकी फ्रीडम क्या करी जाती है? ले ली जाती है। किस केस में? नेशनल इमरजेंसी केस में। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आपका आर्टिकल 352 में मेंशन है। आंसर नंबर 2 इसका क्या होता है? करेक्ट होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। ये तो बहुत ही इजी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच और एक्सप्रेशन किस में आता है? आपका जो इक्वालिटी के बाद, इक्वालिटी के सेक्शन के बाद आपकी फंडामेंटल राइट में किसकी बात होती है? फ्रीडम की राइट होती है। उसमें आपके कितने सारे फ्रीडम है? आर्टिकल 19। आंसर आपको मिल गया, आर्टिकल 19 ऑप्शन 3। उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो है वो रिमूव कर दिया गया था, देन एच। तो तो क्या क्या है इसमें आपका? जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद आपका एसोसिएशन, असेंबली होना कहीं पे बी में, देन एसोसिएशन फॉर्म करना, यूनियन फॉर्म करना, देन उसके बाद फ्रीली मूवमेंट, कहीं पे भी किसी की भी इंडियन को बिल्कुल राइट है, वो इंडिया किसी भी टेरिटरी के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है फ्रीली, वहाँ कोई प्रोसेस नहीं है। देन उसके बाद आपका लास्ट है कहीं भी रिसाइड कर सकती हूँ मैं, कहीं भी रह सकती हूँ मैं, एफ आपका रिमूव कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका जी, जी है उसमें आप क्या है आप खुद बताएंगे। ओके, आगे आर्टिकल 36 और 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेन टू। तो आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है? हाँ, ये मैं आपका लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपका 35 तक क्या है? सारे फंडामेंटल राइट्स है 14 से। तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? आपका डीपीएसपी स्टार्ट होता है। डीपीएसपी क्या है? एक तरह की गाइडलाइंस है जो स्टेट फॉलो करती है और ये पनिशेबल नहीं है, तो इसे नेगेटिव नहीं बोला जाता, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। नेक्स्ट, व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विद? आर्टिकल 360 किसकी बात करते हैं? देखिए, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपकी इमरजेंसी से डील करता है। 352 आपका क्या है?
नेशनल इमरजेंसी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बीच में आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो आपको कौन सा आता है, 356 आता है। वो क्या है आपका प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल रूल, और जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, कि जब ये देखा जाएगा कि स्टेट यूनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, यूनियन की नहीं सुन रही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या लगा देता है वहां पे, स्टेट इमरजेंसी लगा देता है, और प्रेसिडेंट जो बोलेगा फिर वहां पे वो गवर्न करता है उस स्टेट को। उसके बाद आपका लास्ट है 360, 360 में आपकी कौन सी इमरजेंसी की बात होती है, एक ही इमरजेंसी आपकी बची है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, पैसा, जब ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर पैसे की कमी है, इंडिया में किस चीज का थ्रेट है, फाइनेंशियल थ्रेट है, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज वो टर्म आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है, क्रेडिट ऑफ इंडिया। क्रेडिट ऑफ इंडिया अगर आपका खतरे में है, तो हम क्या लगाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें प्रेसिडेंट ये बोलता है कि उसके जितने भी खर्चे, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे, पेंशन देना, सैलरी देना, के स्कॉलरशिप देना, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी, ये सब वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 360 आपकी किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर, करेक्ट आंसर आपका 2 होता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका जहां पे आपका डीपीएसपी खत्म होता है, वहीं से आपका प्रेसिडेंट वाला चैप्टर शुरू होता है, 52 से लेके आप इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, ताकि आपको याद रहे 62 तक आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट का टर्म, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट की ओथ, सब ये आपका आर्टिकल 52 में है। तो आर्टिकल 52 ये बोलता है कि हमारा एक प्रेसिडेंट जरूर होना चाहिए, जो ये बोल, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो वेकेंट नहीं होनी चाहिए, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। नेक्स्ट आर्टिकल ऐसा कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि जो पर्सनल लॉ है सिटीजन के, पर्सनल लॉ है सिटीजन के, वो क्या करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, रिगार्डलेस वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किस किस मैटर में, जब एडॉप्शन हो, जब इनहेरिटेंस की बात हो, प्रॉपर्टी मिलने की बात हो, मैटर रिलेटेड टू उसके मैरिज हो या डाइवोर्सेस हो, तो एक पर्सनल लॉ होना चाहिए सिटीजन का, जो उस केस में अप्लाई करना चाहिए। तो आर्टिकल 44 इसकी बात करता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, आर्टिकल 44 यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस चीज के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका आर्टिकल्स है ही नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 52 से 62 तक आपका क्या, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, अबाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसे ही फॉलो करेगा, प्रेस्टीज बना के रखेगा उसकी। तो अगर जिस दिन वो वही करना बंद कर देगा, और या कोई भी ऐसा एक्शन लेता है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन में जाता है, तो उस दिन हम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये क्या है, अमेरिकन वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, करेक्ट आंसर आपका सेकंड है। और होप आप साथ साथ क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद भी नोट डाउन कर रहे हैं, और खुद भी चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ओके, तो प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने से पता नहीं चलेगी, कितना आप स्कोर कर रहे हैं वो पता चलेगा। तो साथ साथ ध्यान रखिए, जितना हो सके उतने क्वेश्चन सोल्व करें। अभी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो आपको पता लग रहा होगा कितनी नई चीजें जानने को मिल रही होंगी। और हर एक क्वेश्चन, जब भी मैं स्टडी करती हूँ, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, हर एक क्वेश्चन के साथ मुझे 5 चीजें नई पता चलती है, रिलेटेड पता चलती है, जिसके आने के हाई चांसेस होते हैं पेपर में, बिकॉज बार बार एक ही एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम रिपीट होने के बहुत ही कम चांसेस है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट होने के अगर रिपीट करेगा उसके 100% चांसेस है। ओके, तो जितना हो सके आप अपना मॉक लगाइए, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको 299 में 10 फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं हर रोज। मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है कितने स्टूडेंट इससे परचेज कर रहे हैं। ओके, तो जित अगर आपने परचेज नहीं करा है तो जितना जल्दी हो सके परचेज करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप हमें पर्सनल डीएम करके, इंस्टाग्राम पे, हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 24th हमारा क्वेश्चन हो गया था। 25th, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आपके आर्टिकल जहां पे आपका प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म होता है। क्या आर्टिकल बताया था मैंने, 62, वहां से आपका किसका चैप्टर शुरू होता है, 63 से वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर शुरू होता है। तो 63 में आप अपना ऐड कर दीजिए, अगेन 10 प्लस कर दीजिए, तो क्या बनेगा, 73। उन सारे वहां से आर्टिकल्स आपके क्या है, सारे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है। वाइस प्रेसिडेंट का 64 ये बताता है कि आपका वाइस प्रेसिडेंट को क्या मिलती है, एक्स ऑफिशियो पोजीशन मिलती है। एक्स ऑफिशियो पोजीशन का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट मिलता है, वो राज्यसभा का क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है। 65 आपका ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जब भी, प्रेसिडेंट की पोजीशन जब भी एब्सेंट होगी या वेकेंट होगा, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बैठा जाएगा। 66 आपका ये बताता है कि इसका टेन्योर कितना होगा। ओके,
इलेक्शन कैसा होगा, और 67 आपको ये बताता है कि टर्म कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। और आपका क्या बच गया यहाँ पे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, इलेक्शन पूछा गया था, इलेक्शन का आंसर मैंने आपको बता दिया 66, तो आपका आंसर नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर। उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताए हैं वो भी पूछे जाते हैं, ऑथ सेरेमनी, टर्म, प्रेसिडेंट की वैकेंसी पे कब, वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन वाला आता है। तो ये सारे आर्टिकल साथ साथ आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखते हैं। ओके, तो ये आपका विनय कक्षा इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, प्रिया ठाकुर _432 मेरी प्रोफाइल है। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, डाउट्स हो, जीके से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी सीरियस डाउट होंगे बिल्कुल आंसर करे जाएंगे। जितने भी पुराने बच्चे थे उन्होंने पूरी जर्नी में हमारा साथ रहे थे, हम भी उनके साथ रहे थे। जो भी उनके किसी भी तरह के डाउट्स हमने हर टाइम क्लियर करे, और आज वो सक्सेस है, और आज उन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं। उनके रिव्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्टेड आप देख सकते हैं। Okay, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।